तुम्हारे बाल सफेद होने लगेंगे, कमर थोड़ी झुक जाएगी और जब तुम अपने हाथ देखोगे तब भी वहां कुछ नहीं होगा, जैसे आज कुछ नहीं है। सोच कर देखो, इतनी मेहनत, इतने साल की नौकरी, फिर भी कुछ नहीं बचा। वजह यह नहीं कि तुम बेवकूफ हो, वजह यह है कि कमाना आता है लेकिन बचाना और संभालना कभी सीखा ही नहीं। और जिस दिन तुम्हारे अपनों को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे खाली हाथ तुम्हें जिंदगी भर चैन से सोने नहीं देंगे। ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, करोड़ों लोगों की है जो मेहनत तो करते हैं लेकिन पैसा का असली खेल कभी समझे ही नहीं। आज वही खेल तुम्हें सिखाने वाला हूं। लेसन 1, नो वंस क्रेजी। तुमने कभी सोचा है कि जो लोग अपनी मेहनत की कमाई से लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, उन्हें लोग बेवकूफ क्यों कह देते हैं? एक मिडिल क्लास या रिच इंसान के लिए यह फैसला बिल्कुल पागलपन लगता है, क्योंकि उसके लिए पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना ही सबसे समझदार रास्ता होता है। लेकिन हाउसल कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान पैसा के मामले में पागल नहीं होता। हर इंसान अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे सही फैसला ले रहा होता है, चाहे वो फैसला बाहर से कितना भी अजीब क्यों ना लगे। अब जरा उस इंसान की जगह खुद को रख के सोचो, जिसकी कमाई रोज आती है और रोज ही खत्म हो जाती है। उसके लिए धीरे धीरे पैसा बचाना और 30 साल बाद अमीर बनना एक असंभव सपना जैसा लगता है, जो शायद कभी सच नहीं होगा। लेकिन एक लॉटरी का टिकट सिर्फ एक दिन में उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो फिर तुम ही सोचो, उसके लिए ज्यादा समझदार ऑप्शन कौन सा है? धीरे धीरे एक असंभव सपना देखना या थोड़ी सी उम्मीद पे अपना दाम लगाना? यही वो जगह है जहां हम गलती करते हैं। हम दूसरों के फैसले को अपनी जिंदगी के चश्मे से देखते हैं, उनकी जिंदगी के चश्मे से नहीं। तुम्हारे दादा दादी ने जो जमाना देखा, उसमें पैसा बैंक में रखना ही सबसे बड़ा भरोसा था और उनके लिए स्टॉक मार्केट एक जुआ जैसा लगता था। और तुम्हारी जनरेशन ने यूपीआई देखा है, फोन से पैसा आना जाना देखा है और रील बनाकर रातों रात पैसा कमाने लोग भी देखे हैं। तो तुम्हारा पैसा के बारे में सोचने का तरीका उनसे अलग होगा ही। इसमें ना वो गलत है ना तुम गलत हो, दोनों अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सही हो। असली सबक यही है कि जब भी कोई पैसा का फैसला तुम्हें अजीब लगे, एक पल रुककर सोचो कि उस इंसान ने जिंदगी में क्या देखा होगा जो उसने ये फैसला लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने खुद के पैसा वाले विचार को भी पूरी दुनिया का सच मत समझ लेना। वो भी सिर्फ तुम्हारी अपनी कहानी है, पूरी दुनिया की कहानी नहीं। लेकिन अगर तुमसे कोई कहे कि बहुत से करोड़पतियों के पीछे उनकी मेहनत से भी ज्यादा किसी और चीज का हाथ था, तो तुम क्या कहोगे? क्या सच में सिर्फ मेहनत से ही पैसा बनता है? अगला लेसन तुम्हारी ये सोच बिल्कुल हिला देने वाला है। लेसन 2, लक एंड रिस्क। तुमने कभी सोचा है, दो लोग बिल्कुल एक जैसी मेहनत करते हैं, एक जैसा टैलेंट रखते हैं, एक जैसा सपना देखते हैं, फिर भी एक दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और दूसरे का नाम तक कोई नहीं जानता। बात है 1978 की, जब दुनिया भर में करीब 30 करोड़ टीनेजर थे, लेकिन सिर्फ एक स्कूल था जिसके पास अपना कंप्यूटर था और उस स्कूल में पढ़ते थे सिर्फ 300 बच्चे। मतलब 10 लाख बच्चों में से सिर्फ एक को इतना रेयर मौका मिलता था और उस एक बच्चे का नाम था बिल गेट्स। उसी स्कूल में बिल गेट्स का एक पक्का दोस्त भी था जिसका नाम था केंट इवेंस, और दोनों का जुनून एकदम बराबर था। दोनों घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे रहते, दोनों मिलके बड़े बड़े सपने देखते कि एक दिन हम अपनी खुद की कंपनी बनाएंगे। लेकिन एक दिन पहाड़ चढ़ते वक्त केंट इवेंस का एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई। उसके सारे सपने वहीं रुक गए और बिल गेट्स आगे बढ़ता गया, माइक्रोसॉफ्ट बनाई और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल हो गया। अब तुम खुद बताओ, क्या गेट्स सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से ही इतना आगे निकला, या उसके पीछे कुछ और भी था जो उसके काबू में नहीं था? हाउसल कहते हैं, जो मौका गेट्स को मिला वो उसकी लक थी और जो केंट इवेंस के साथ हुआ वो उसकी रिस्क थी।
और ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं, एक सिक्के के दो पहलू की तरह। इसलिए जब भी तुम किसी बड़े इंसान की सक्सेस देखो और उसको हूबहू कॉपी करने लग जाओ, तब एक पल रुककर सोचना, क्योंकि उसकी कहानी में जो लक वाला हिस्सा था वो तुम कॉपी नहीं कर सकते। और जब तुम्हारा कोई अपना पैसा में पीछे रह जाए तो उसको पूरी तरह बेवकूफ मत समझना, क्योंकि कभी कभी मेहनत पूरी होती है, बस वक्त साथ नहीं देता। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है, अगर इतना सब कुछ लक पे ही डिपेंड करता है तो फिर वो लोग जो करोड़पति बनकर भी अपना सब कुछ एक झटके में गंवा देते हैं, उनके पीछे कौन सी गलती होती है? अगला लेसन इसी सवाल का जवाब देने वाला है, और सुन के तुम्हें अपने आसपास के कई लोग याद आ जाएंगे। लेसन 3, नेवर इनफ। एक लड़का था जो कोलकाता में पैदा हुआ और बचपन में ही उसके सर से माँ बाप का साया उठ गया। वो पूरी तरह अनाथ हो गया। उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई की, आगे बढ़ता गया और एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग कंपनी का सीईओ बन गया। फिर गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी फाइनेंशियल कंपनी के बोर्ड में भी शामिल हो गया और करोड़ों रुपए कमा लिए। उसका नाम था रजत गुप्ता और उसने वो सब कुछ पा लिया था जिसका सपना तुम्हारे मोहल्ले का हर इंसान देखता है। लेकिन उसके दिल में एक खाली जगह रह गई थी, क्योंकि उसके आसपास के लोग उससे भी ज्यादा अमीर थे, अरबों में खेलते थे और सिर्फ करोड़पति होना उसे काफी नहीं लग रहा था। तो उसने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया, एक गुप्त जानकारी किसी और को दे दी, सिर्फ इसलिए कि खुद भी अरबपतियों की लिस्ट में आ सके। ये बात पकड़ी गई और जो इंसान पूरी दुनिया के लिए सक्सेस की मिसाल था, वो जेल चला गया और उसका नाम हमेशा के लिए बदनाम हो गया। अब तुम सोचोगे, इतना सब कुछ पाने के बाद भी और करना क्या था उसको? इसी तरह एक और कहानी है बर्नी मैडॉफ की, जो पहले से ही एक लीगल और कामयाब बिजनेस चला रहा था, लेकिन उसको लगता था कि और भी बड़ा दिखना है, तो उसने लोगों से पैसा लेकर उन्हें झूठे रिटर्न्स दिखाने शुरू कर दिए, जब तक ये स्कीम खुद ही बिखर नहीं गई और वो भी जेल में ही मरा। दोनों लोगों के पास ऑलरेडी इतना कुछ था कि अगली 3 पीढ़ियां आराम से गुजर जाती, फिर भी उनका दिल नहीं भरा। हाउजल कहते हैं, पैसा की दुनिया में सबसे मुश्किल काम यह समझना है कि बस इतना काफी है, क्योंकि जब तुम अपनी खुशी को दूसरों से कंपेयर करना शुरू करते हो, तो जो इंसान तुमसे एक कदम आगे है, उसके पास पहुंचते ही तुम्हें कोई और इंसान दिख जाता है जो तुमसे 2 कदम आगे है, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इसलिए असली दौलत ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, असली दौलत ये है कि तुम कब खुद से कह सको कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा चैन, तुम्हारे अपनों का भरोसा, ये सब उस पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है जिसके पीछे तुम भाग रहे हो। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर इतनी सारी ग्रीड काम नहीं करती, तो फिर वो लोग जो चुपचाप बिना किसी शॉर्टकट के धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं, उनका राज क्या है? अगला लेसन तुम्हें वही राज दिखाने वाला है जो वॉरेन बफेट जैसे लोगों को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाता है। लेसन 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया के सबसे मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की जितनी भी दौलत है, उसमें से 80 अरब डॉलर से भी ज्यादा उन्होंने सिर्फ अपनी 15 साल की उम्र पार करने के बाद कमाया, तो तुम्हें यकीन होगा। बफेट ने सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी असली दौलत अभी कुछ दशक पहले ही अचानक एक्सप्लोड हुई, जैसे एकदम से सब कुछ बदल गया हो। अब इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात सुनना, एक और इन्वेस्टर था जिसका नाम था जिम साइमंस, और उसका रिटर्न्स बफेट से कहीं ज्यादा था। मतलब बफेट जहां हर साल करीब 22% कमाते थे, साइमंस हर साल 66% कमा रहा था, जो सुनने में ही असंभव लगता है। तो तुम्हें लगता होगा कि साइमंस जरूर बफेट से ज्यादा अमीर होगा, लेकिन सच ये है कि साइमंस बफेट के सामने कहीं पीछे रह गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि साइमंस ने अपना सीरियस इन्वेस्टिंग 50 साल की उम्र में शुरू किया, जबकि बफेट तब तक 40 साल से कंपाउंडिंग कर चुके थे।
मतलब साइमंस के पास वक्त ही कम बचा था, चाहे उसका रिटर्न कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। यही है कंपाउंडिंग का असली खेल। ये सीधी लाइन में नहीं बढ़ता, ये पहले बहुत धीरे चलता है और फिर अचानक इतनी तेजी से बढ़ता है कि दिमाग समझ ही नहीं पाता। इसलिए बफेट की असली ताकत उनकी स्टॉक चूज करने की समझ नहीं है। उनकी असली ताकत यह है कि उन्होंने 75 साल से भी ज्यादा समय तक बिना रुके अपना पैसा काम पे लगा के रखा। अब तुम सोचोगे इस बात का तुमसे क्या लेना देना, लेकिन सोच के देखो, तुम्हारी छोटी सी बचत भी अगर तुम उसे 30 या 40 साल तक बिना हाथ लगाए बढ़ने दो, तो एक दिन वही पैसा तुम्हें खुद हैरान कर देगा। लेकिन सिर्फ पैसा बनाना काफी नहीं है, क्योंकि जितनी मेहनत पैसा कमाने में लगती है, उससे कहीं ज्यादा मेहनत उसे संभाल के रखने में लगती है, और बहुत से लोग यही पर मात खा जाते हैं। अगला लेसन तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी दिखाएगा जिसने सिर्फ एक हफ्ते में इतना पैसा बनाया जितना लोग पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते, और फिर भी वो सब कुछ खत्म हो गया। लेसन 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। साल था 1929 और पूरी दुनिया का शेयर बाजार सिर्फ एक हफ्ते में 1/3 गिर गया था। हर तरफ चीख पुकार मची थी, लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई डूबते हुए देख रहे थे। लेकिन इसी हफ्ते में एक ट्रेडर था जिसका नाम था जेसी लिवरमोर, जिसने इस गिरते हुए बाजार के खिलाफ दाम लगा रखा था, और जब सब कुछ डूब रहा था, उसकी जेब में पैसा आता ही जा रहा था। उस एक हफ्ते में जेसी लिवरमोर ने इतना पैसा कमाया कि अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो वो रकम हजारों करोड़ रुपए के बराबर थी, और वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। सोचो, दुनिया के सबसे बुरे क्रैश में भी एक इंसान इतना ज्यादा अमीर बन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सही समय पे सही दांव खेला। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही सालों बाद वही जेसी लिवरमोर, जो कभी दुनिया का सबसे स्मार्ट ट्रेडर माना जाता था, अपना सब कुछ फिर से हार गया, और ये एक बार नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में कई बार हुआ। अब तुम खुद सोचो, जो इंसान इतनी समझ रखता था कि दुनिया के सबसे बड़े क्रैश में भी पैसा कमा ले, वो अपना पैसा संभल क्यों नहीं पाया? हाउजल यही समझाते हैं कि पैसा कमाना और पैसा संभल के रखना, ये दोनों बिल्कुल अलग काम है। पैसा कमाने के लिए तुम्हें रिस्क लेना पड़ता है, हिम्मत चाहिए होती है, खुद पे भरोसा चाहिए होता है, और नए मौकों के पीछे भागना पड़ता है। लेकिन पैसा अपने पास टिकाए रखने के लिए इसके बिल्कुल उल्टा चाहिए, थोड़ी सी डर, थोड़ी सी कंजूसी, और ये सोचना कि जो भी मैंने कमाया है उसमें से कुछ हिस्सा सिर्फ मेरी किस्मत की वजह से आया है, इसलिए कल वही किस्मत पलट भी सकती है। बहुत से लोग पैसा कमाने में एक्सपर्ट बन जाते हैं, लेकिन उसे संभालना नहीं सीख पाते, और एक दिन उनका सब कुछ एक ही झटके में चला जाता है। इसलिए असली जीत पैसा कमाने में नहीं है, असली जीत लंबे समय तक खेल में बने रहने में है, बिना अपना सब कुछ गंवाए। लेकिन एक बात और भी हैरान वाली है, ज्यादातर सक्सेसफुल लोग भी अपने आधे से ज्यादा फैसले गलत ही लेते हैं, फिर भी वो दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि बार बार गलत होके भी कोई इतना आगे निकल जाए? अगला लेसन तुम्हें इसी अजीब से सच का जवाब देने वाला है। लेसन 6, टेल्स यू विन। अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस कंपनी ने दुनिया की सबसे मशहूर कार्टून फिल्म बनाई, उसने शुरू के सालों में अपनी खुद की कंपनी दिवालिया करवा दी थी, तो तुम मानोगे? वॉल्ट डिज्नी ने अपना करियर शुरू किया, और उनके शुरू के सारे प्रोजेक्ट्स में इतना खर्चा होता था कि कंपनी का पैसा ही नहीं बचता था। 1930 के दशक तक डिज्नी ने 400 से ज्यादा छोटी छोटी कार्टून फिल्म्स बना ली थी। लोग उन फिल्म्स को पसंद भी करते थे, लेकिन ज्यादातर फिल्म्स में कंपनी का नुकसान ही होता था। फिर आई स्नो वाइट नाम की एक फिल्म, जो सिर्फ
6 महीने में इतना पैसा कमा गई जितना इससे पहले किसी फिल्म ने कभी नहीं कमाया था। उस एक फिल्म ने डिज्नी का पूरा कर्जा चुका दिया, एक नया बड़ा स्टूडियो खड़ा कर दिया और पूरी कंपनी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब जरा सोचो, 400 से ज्यादा फिल्म्स बन चुकी थी, लेकिन बिजनेस की नजर से देखा जाए तो सिर्फ उस एक फिल्म के 13 मिनट ही मायने रखते थे। बाकी सब कुछ भुला दिया गया। और ये सिर्फ डिज्नी की कहानी नहीं है, शेयर बाजार में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक बड़ी रिसर्च में पता चला कि 3 दशक में जितनी भी कंपनियों के शेयर लिस्ट हुए थे, उनमें से 40% कंपनियों का पैसा इतना डूब गया कि वो कभी वापस ही नहीं आया। लेकिन पूरे बाजार ने जितना भी पैसा बनाया, उस सारे पैसे का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ 7% कंपनियों की वजह से आया। अब तुम खुद सोचो, अगर इतनी सारी चीजें फेल हो रही थी तो फिर भी लोग अमीर कैसे बन जाते हैं? हाउसल यही समझते हैं कि तुम्हें हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जब तुम सही हो तो बहुत बड़े तरीके से सही हो, और बाकी जितनी भी बार तुम गलत हो उनसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगला प्रोजेक्ट फेल हो जाए, अगला इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाए तो अपने आप को हारा हुआ मत समझना, क्योंकि यही तो नॉर्मल है। असली कहानी तो सिर्फ एक बड़े मौके की होती है। लेकिन जब पैसा इतना ज्यादा बन भी जाए, तब भी एक सवाल रह जाता है कि उस पैसे से तुम्हें मिलता क्या है। अगला लेसन तुम्हें यह दिखाएगा कि पैसा की असली कीमत क्या है, और वो शायद वो चीज नहीं है जो तुम अभी सोच रहे हो। लेसन 7, फ्रीडम। एक बुजुर्ग इंसान से अगर तुम पूछो कि जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी किस चीज ने दी, तो शायद तुम्हें लगा हो वो कहेंगे जितना ज्यादा हो सके उतना पैसा कमाना। लेकिन अमेरिका में एक रिसर्च हुई जिसमें 1000 बुजुर्ग लोगों से उनकी जिंदगी के सबसे बड़े सबक पूछे गए, और एक भी इंसान ने ये नहीं कहा कि खुशी पैसा ज्यादा कमाने से मिलती है या दूसरों से ज्यादा अमीर होने से मिलती है। हर एक इंसान ने एक ही बात दोहराई। उन्होंने कहा, खुशी तब मिलती है जब तुम्हारे पास अपने टाइम पे कंट्रोल हो। एक दूसरे रिसर्च में सालों तक अलग अलग लोगों को स्टडी किया गया, चाहे वो कम पढ़े लिखे हो या ज्यादा, गरीब हो या अमीर, और पता चला कि जिन लोगों को लगता था कि उनकी जिंदगी उनके अपने हाथ में है, वही लोग सबसे ज्यादा खुश थे। इससे ज्यादा कोई चीज खुशी का भरोसेमंद पैमाना नहीं थी। ना उनकी तनख्वाह, ना उनका घर, ना उनकी नौकरी की इज्जत। अब जरा सोचो, तुम्हारे दादा के जमाने में जब ऑफिस का टाइम खत्म होता था तो काम भी वहीं खत्म हो जाता था। घर आके कोई फोन नहीं करता था, कोई ईमेल नहीं भेजता था। लेकिन आज तुम्हारी आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल में मैसेज दिखते हैं, और सो भी तब तक नहीं पाते जब तक काम का लास्ट मैसेज चेक ना कर लो। यही वजह है कि इतना पैसा होने के बाद भी लोग पहले से ज्यादा परेशान और स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि उनका अपने टाइम पे कंट्रोल छिनता जा रहा है। हाउसल कहते हैं, पैसा का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं है कि तुम क्या खरीद सकते हो, पैसा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि तुम अपना टाइम खरीद सकते हो। जिस दिन तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम किसी भी सुबह उठकर कह सको, आज मैं वही करूंगा जो मुझे करना है, वही दिन तुम्हारी असली अमीरी का दिन होगा। तो अगर तुमसे कोई कहे कि पैसा कमाने का मतलब है बड़ा घर और बड़ी गाड़ी दिखाना, तब तुम उनसे ये पूछना, क्या वो गाड़ी तुम्हें आजादी देगी या बस तुम्हें और ज्यादा कर्जा और ज्यादा काम में बांध देगी? अगला लेसन इसी सवाल का जवाब देगा, और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि जब लोग किसी की महंगी गाड़ी देखते हैं तो वो उस इंसान की तारीफ नहीं करते, वो बस खुद को उस गाड़ी में बैठे हुए सोचते हैं। लेसन 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। हाउसल अपनी जवानी में एक होटल में वैले का काम करते थे, मतलब लोगों की गाड़ियां पार्क करने का काम। और वहां उन्हें फरारी,
लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस जैसी दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां चलाने का मौका मिलता था। उनका भी सपना था कि एक दिन मेरी खुद की ऐसी ही गाड़ी हो, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसी गाड़ी देखकर लोग समझेंगे कि ये इंसान सक्सेसफुल है, समझदार है, उसका अपना एक अलग रुतबा है। लेकिन एक दिन उन्हें एक अजीब सी बात समझ आई। जब भी कोई महंगी गाड़ी उनके सामने से गुजारती थी, उनका ध्यान गाड़ी पे जाता था, गाड़ी चलाने वाले इंसान पे कभी नहीं जाता था। उन्होंने सोचा, अगर मैं खुद इतनी गाड़ियां देखकर भी कभी ड्राइवर का चेहरा याद नहीं रख पाया, तो जो लोग मेरी गाड़ी देखेंगे वो भी मेरा चेहरा क्यों याद रखेंगे? यही है इस चैप्टर का असली राज। जब तुम कोई महंगी चीज इसलिए खरीदते हो ताकि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तब लोग तुम्हारी तारीफ नहीं करते, वो बस खुद को उस चीज के साथ इमेजिन करते हैं। मतलब जब कोई तुम्हारी नई बाइक या नई गाड़ी देखता है, वो ये नहीं सोचता कि तुम कितने कूल हो, वो सोचता है, काश मेरी भी ऐसी होती तो लोग मुझे कूल समझते। सबका ध्यान चीज पे जाता है, इंसान पे कभी नहीं जाता, चाहे वो इंसान खुद कितना भी चाहे कि लोग उसी की तारीफ करें। तो तुम खुद सोचो, जितना पैसा तुम सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करते हो, उसका बदला तुम्हें सच में मिलता भी है या सिर्फ तुम्हारा पैसा ही कम होता है? हाउसल कहते हैं, अगर तुम्हें सच में इज्जत और तारीफ चाहिए तो उसका रास्ता महंगी चीजें नहीं है, उसका रास्ता है तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी नरमी और दूसरों के लिए तुम्हारा सही मान से सोचा हुआ प्यार। ये चीजें खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन यही चीजें हैं जो असली इज्जत दिलवाती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि मुझे ये महंगी चीज इसलिए चाहिए ताकि लोग मुझे पसंद करें, तब एक पल रुककर सोचना, क्योंकि जितना तुम्हें लगता है लोग तुम्हें देख रहे हैं, उतना शायद कोई तुम्हें देख भी नहीं रहा। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर दिखावे का इतना कम फायदा है, तो फिर असली दौलत क्या होती है जो बिना दिखाए भी तुम्हारे पास रहती है? अगला लेसन तुम्हें वही चीज दिखाएगा जो दुनिया को कभी दिखती नहीं, लेकिन वही सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेसन 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। एक बूढ़ा आदमी था अमेरिका में, जो पूरी जिंदगी एक पेट्रोल पंप पे काम करता रहा और एक दुकान में सफाई का काम नहीं करता था। उसके कपड़े पुराने थे, उसकी गाड़ी भी एकदम सादी थी, देखने में वो बिल्कुल एक आम मामूली इंसान लगता था, जैसा तुम्हारे मोहल्ले में भी कोई होगा। जब उसकी मौत हुई तो पूरे शहर को पता चला कि उस साधारण से दिखने वाले बूढ़े आदमी के बैंक अकाउंट में करीब 70 करोड़ रुपए जमा थे, जो उसने धीरे धीरे सालों तक शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके बनाए थे। अब इसी कहानी के दूसरी तरफ एक और इंसान था, एक बड़ी फाइनेंस कंपनी का बड़ा अफसर, जिसके पास बड़े बड़े घर थे, महंगी गाड़ियां थी, दिखावे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब 2008 का बड़ा फाइनेंशियल क्रैश आया, वहीं चमकता दिखने वाला इंसान पूरी तरह दिवालिया हो गया, क्योंकि उसकी सारी दौलत सिर्फ दिखावे में लगी हुई थी। उसके पास असली बचत कुछ भी नहीं थी। अब तुम खुद सोचो, इन दोनों में से सच में अमीर कौन था? वो जो दिखता था अमीर, या वो जो दिखता ही नहीं था? यही है इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच। जो चीज तुम्हें दिखती है, जैसे गाड़ी, घर, महंगे कपड़े, वो असली दौलत नहीं है। वो तो बस खर्च की हुई दौलत है जो अब तुम्हारे पास है ही नहीं। असली दौलत वो है जो तुम्हें कभी दिखती ही नहीं। मतलब वो पैसा जो किसी ने कमाया लेकिन खर्च नहीं किया, वो बैंक में, वो इन्वेस्टमेंट में चुपचाप बैठा है। इसलिए जब भी तुम किसी की महंगी गाड़ी या बड़ा घर देखो, ये मत समझ लेना कि वो इंसान अमीर है। लेसन 11, रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। अगर तुम किसी फाइनेंस एक्सपर्ट से पूछो कि अपना घर का पूरा पैसा एक साथ चुका देना चाहिए या वही पैसा शेयर बाजार में लगाना चाहिए, तो हर कैलकुलेटर, हर फॉर्मूला यही कहेगा कि शेयर बाजार में लगाओ, क्योंकि वहां ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन खुद मॉर्गन हाउसल, जो इस किताब के लिखने वाले हैं, उन्होंने अपना घर बिना किसी कर्जे के पूरा पैसा देकर खरीदा, जबकि वो खुद जानते थे कि ये फैसला नंबर्स के हिसाब से सबसे सही नहीं था। अब तुम खुद सोचो, एक फाइनेंस का इतना बड़ा जानकर अपनी ही सलाह के खिलाफ फैसला क्यों लेगा? वजह यह थी कि जब उनके सर पे कोई कर्जा नहीं था,
तब उन्हें रात को सुकून की नींद आती थी, और वो सुकून उनके लिए उस एक्स्ट्रा पैसे से कहीं ज्यादा कीमती थी जो शेयर बाजार में लगाकर मिलता। हाउसल यही समझाते हैं। लेसन 13, रूम फॉर एरर। जब भी तुम हवाई जहाज में बैठते हो तब तुम्हें पता भी नहीं होता कि उस जहाज में बिजली के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अलग अलग बैकअप सिस्टम लगे होते हैं। मतलब अगर 3 सिस्टम फाइल भी हो जाएं, तब भी चौथा सिस्टम जहाज को चलाता रहेगा। और अगर जहाज के सभी इंजन भी बंद हो जाएं, तब भी वो जहाज सिर्फ अपने ब्रेक से रनवे पर रुक सकता है। इसी तरह बड़े बड़े पुलों को भी इस तरह बनाया जाता है कि अगर उनके कई तार या केबल टूट भी जाएं, तब भी वो पुल गिर नहीं सकता। ये इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सबक है, जिसे हाउस पैसा की दुनिया में भी लाने को कहते हैं। और ये सबक है रूम फॉर एरर, मतलब गलती के लिए जगह छोड़ना। ज्यादातर लोग जब अपना पैसा लगाते हैं तब सोचते हैं कि मार्केट हर साल उतना ही बढ़ेगा जितना वो पहले बढ़ता रहा है, और उसी हिसाब से अपना पूरा प्लान बना लेते हैं। लेकिन हाउस खुद ऐसा नहीं करते। वो अपना हिसाब लगाते वक्त मान के चलते हैं कि उनका रिटर्न इतिहास के एवरेज से 1/3 कम होगा। इसलिए वो जरूरत से ज्यादा बैचलरत करते हैं, ताकि अगर फ्यूचर उतना अच्छा ना भी निकले तब भी उनका पूरा प्लान टूट ना जाए। और अगर फ्यूचर अच्छा निकला तो उन्हें एक अच्छी सरप्राइज मिल जाएगी। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही नौकरी पे टिकी हुई है और वही नौकरी चली जाए, तो तुम्हारे पास दूसरा रास्ता क्या है? यही होती है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, एक ऐसी कमजोर जगह जहां अगर एक ही चीज गलत हो जाए तो पूरा सिस्टम ढह जाता है। इसलिए हाउसल कहते हैं, असली समझदारी ये नहीं है कि तुम्हारा प्लान हमेशा सही निकले। असली समझदारी ये है कि तुम्हारा प्लान गलत निकलने के बाद भी तुम्हें बर्बाद ना करे। लेकिन अगर जिंदगी में इतनी सारी गलतियों की गुंजाइश रखनी है, तो फिर वो इंसान जो आज अपने सारे प्लान बना रहा है, क्या वो यकीन से कह सकता है कि 10 साल बाद भी वो यही चीजें चाहेगा? अगला लेसन तुम्हें यह दिखाएगा कि तुम खुद अपनी ही सोच से सबसे ज्यादा धोखा कैसे खा सकते हो। लेसन 14, यूल चेंज। हाउसल के एक दोस्त का सपना था डॉक्टर बनना। वो बहुत गरीब घर से था। उसने रात दिन मेहनत की, सालों तक पढ़ाई की, और आखिर में वो अपना सपना पूरा करके डॉक्टर बन गया। लेकिन जब वो असली जिंदगी में डॉक्टर बना, तो उसने पाया कि जिस काम का उसने इतना सपना देखा था, वो काम उसे खुश नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी नौकरी में इतना ज्यादा स्ट्रेस था कि उसका सपना ही बोझ लगने लगा। अब तुम खुद सोचो, जिस चीज के लिए उसने अपनी पूरी जवानी लगा दी, वही चीज उसे खुशी क्यों नहीं दे पाई? हाउसल इसको एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं। मतलब इंसान अपने पिछले बदलाव तो साफ देख पाता है, जैसे 10 साल पहले मैं कैसा था और आज कैसा हूं, लेकिन वो ये सोचने से इनकार करता है कि अगले 10 साल में वो फिर से बदल जाएगा। तुम अभी 21 साल के हो और तुम्हें लगता होगा कि जो चीज आज तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए, वही चीज तुम्हें हमेशा चाहिए रहेगी। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी जरूरत, तुम्हारे सपने, सब कुछ वक्त के साथ बदलेंगे। इसलिए हाउसल कहते हैं, अपनी पूरी जिंदगी का प्लान सिर्फ आज की सोच पे मत बनाओ, क्योंकि जो इंसान आज सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है, हो सकता है कल वही इंसान अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहे। और जो इंसान आज सोचता है कि मैं कम पैसा में ही खुश रह लूंगा, हो सकता है कल उसकी जरूरत बढ़ जाए। इसलिए कभी भी एक ही एक्सट्रीम मत पकड़ो। ना तो इतना कम सोचो कि तुम्हें कभी कुछ नहीं चाहिए, ना इतना ज्यादा भागो कि तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ काम में ही निकल जाए। अपने पैसे को इतना फ्लेक्सिबल रखो कि जब तुम बदलो तब तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे साथ बदल सके, ना कि तुम्हें पुराने फैसलों में ही बंधा रहने पड़े। तो अगर तुम खुद इतना बदल सकते हो, तो फिर पैसा लगाने का भी एक कीमत होती है, जो सिर्फ रुपए में नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग और दिल में चुकाई जाती है। वो कीमत क्या है? अगला लेसन तुम्हें वही कीमत दिखाएगा जो हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर को चुकानी पड़ती है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। लेसन 15, नथिंग्स फ्री सोचो। तुम डिज्नीलैंड जैसे किसी बड़े मेले में घूमने जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें उसका टिकट नहीं लेना,
तुम चाहते हो कि बिना पैसे दिए अंदर चले जाओ और पूरा मजा भी ले लो। ये सुनने में ही अजीब लगता है ना, क्योंकि हर जगह घूमने की, हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है और बिना कीमत चुकाए तुम्हें वो चीज नहीं मिलती। हाउसल कहते हैं शेयर बाजार भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तुम्हें लंबे समय में अच्छा मुनाफा चाहिए तो उसकी भी एक कीमत है, और वो कीमत है मार्केट का ऊपर नीचे होना। तुम्हारा पैसा कभी कभी एकदम से घट जाना, रातों को नींद ना आना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कीमत किसी भी दुकान पे लिखी हुई नहीं मिलती। ये अचानक से तुम्हारे सामने आती है, और जब आती है तो लगता है जैसे तुम्हें सजा मिली हो, जुर्माना लगा हो, ना कि जैसे तुमने किसी चीज की कीमत चुकाई हो। इसलिए ज्यादातर लोग जब मार्केट गिरता है तब घबराकर अपना पैसा निकाल लेते हैं, ये सोचकर कि मैंने कुछ गलत कर दिया, जबकि असल में वो सिर्फ एक फीस चुका रहे थे जो हर इन्वेस्टर को चुकानी पड़ती है। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम हर बार मार्केट गिरते ही अपना पैसा निकाल लोगे तो तुम कभी भी उस लंबे समय के फायदे तक पहुंच ही नहीं पाओगे जिसके लिए तुमने शुरू में इन्वेस्ट किया था। हाउसल का सबसे अच्छा नजरिया यह है, मार्केट के गिरने को एक जुर्माना मत समझो, इसे एक फीस समझो जो तुम्हें अच्छी चीज पाने के लिए चुकानी ही पड़ती है। और हां, एक बात और, कभी कभी डिज्नीलैंड में भी बारिश हो जाती है। मतलब फीस चुकाने के बाद भी कभी कभी चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम फीस चुकाना ही बंद कर दो। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, अगर सब लोग अलग अलग मकसद से पैसा लगा रहे हैं, कोई थोड़ी देर के लिए, कोई जिंदगी भर के लिए, तो फिर तुम्हें किसकी सलाह सुननी चाहिए और किसकी नहीं? अगला लेसन तुम्हें यह समझाएगा कि दुनिया में हर इन्वेस्टर एक अलग खेल खेल रहा है, और अगर तुमने गलती से दूसरे का खेल अपना लिया तो तुम्हारा अपना खेल बिगड़ सकता है। लेसन 16, यू एंड मी। सोचो तुम बस स्टॉप पे खड़े हो और तुम्हारे बगल में खड़ा इंसान भी बस का इंतजार कर रहा है, लेकिन तुम्हें लगता है कि दोनों एक ही बस का इंतजार कर रहे हो, जबकि सच ये है कि तुम दोनों अलग अलग बस पकड़ने वाले हो। हाउसल कहते हैं शेयर बाजार में भी बिल्कुल यही होता है। एक ट्रेडर अपना पैसा लगाता है जो सिर्फ कुछ घंटों या दिनों के लिए मार्केट में रहता है, और दूसरी तरफ एक इंसान होता है जो अपनी पूरी जिंदगी के लिए, रिटायरमेंट के लिए पैसा लगाता है। दोनों एक ही शेयर को देख रहे हैं, दोनों एक ही प्राइस देख रहे हैं, लेकिन दोनों का खेल बिल्कुल अलग है। जब मार्केट में भारी उथल पुथल आती है तब वो ट्रेडर तुरंत पैसा निकाल लेता है, क्योंकि उसका मकसद ही थोड़ा समय था। लेकिन अगर वही देखकर तुम्हारा वो दोस्त भी डरकर अपना पैसा निकाल ले जिसने 10 साल के लिए पैसा लगाया था, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अब तुम खुद सोचो, अगर तुमने अपनी जिंदगी भर के लिए कुछ प्लान किया है तो फिर तुम किसी ऐसे इंसान की बात सुनकर क्यों डर जाते हो जो सिर्फ कल के लिए प्लान कर रहा है? यही वजह है कि बड़े बड़े मार्केट क्रैश भी कभी कभी सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि लंबे समय के लिए पैसा लगाने वाले लोग भी छोटे समय वाले ट्रेडर्स की तरह बर्ताव करने लगते हैं और अपना असली खेल भूल जाते हैं। हाउसल कहते हैं सबसे जरूरी काम यह है कि तुम खुद पहचानो कि तुम कौन सा खेल खेल रहे हो, तुम्हारा समय कितना है, तुम्हारी जरूरत क्या है, और उसके बाद किसी भी दूसरे खिलाड़ी की चाल देखकर अपना खेल मत बदलो। क्योंकि जो इंसान तुम्हें सलाह दे रहा है, हो सकता है उसका मकसद, उसका समय और उसकी जरूरत तुमसे बिल्कुल अलग हो, और उसकी सलाह तुम्हारे लिए सही ना हो। तो अगर हर इंसान अपना अलग खेल खेल रहा है, तो फिर जो लोग हमेशा बुरा ही बुरा सोचते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि सब कुछ डूब जाएगा, वो लोग इतने कन्विंसिंग क्यों लगते हैं, जबकि असल में दुनिया ज्यादातर समय आगे ही बढ़ती है। अगला लेसन तुम्हें बताएगा कि बुरी खबर हमेशा इतनी आसानी से क्यों बिक जाती है और अच्छी खबर पर क्यों किसी का ध्यान नहीं जाता। लेसन 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। जब भी तुम न्यूज देखते हो तब क्या तुमने ध्यान दिया है कि अच्छी खबर बहुत कम दिखती है, लेकिन बुरी खबर हर जगह छा जाती है। किसी का बिजनेस डूब गया, किसी देश का बाजार गिर गया, कल से महंगाई बढ़ने वाली है, ये सब खबरें तुम्हारे दिमाग में तुरंत घर कर जाती हैं। लेकिन किसी का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता गया,
ये खबर शायद तुम्हें कभी सुनाई ही ना दे। हाउजल कहते हैं, इसकी वजह बहुत सीधी है। बुरी खबरें अचानक से तेजी से आती हैं, एक झटके में पूरी दुनिया को हिला देती हैं। लेकिन अच्छी खबरें मतलब तरक्की, वो बहुत धीरे धीरे सालों में होती हैं, इसलिए किसी का ध्यान उसमें जाता ही नहीं। अब तुम खुद सोचो, अगर पिछली एक सदी में दुनिया ने कई बड़े फाइनेंशियल क्रैश देखे, मंदी देखी, महामारी देखी, फिर भी सारे बाजार आज उससे हजारों गुना ऊपर है, तो फिर इतनी घबराहट किस बात की? वजह यह है कि जो इंसान हमेशा बुरा ही बुरा बोलता है, वो इंसान समझदार लगता है, क्योंकि वो तुम्हें डराता है, और डरा हुआ इंसान ज्यादा ध्यान देता है। जबकि जो इंसान कहता है सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, वो इंसान भोला या नादान लगता है। जबकि असल में पूरी दुनिया का इतिहास यही कहता है कि लंबे समय में चीजें आगे ही बढ़ती हैं। इसलिए जब भी तुम्हें कोई कहे कि दुनिया खत्म होने वाली है, बाजार हमेशा के लिए डूब गया, तब एक पल रुककर सोचना, क्योंकि ये बात सुनने में जितनी सच्ची लगती है, उसके पीछे उतना ही कम सच होता है। पेसिमिज्म मतलब हमेशा बुरा सोचना सुनने में बहुत समझदार लगता है, लेकिन अगर तुम पूरा इतिहास देखो तो जीतने वाली सोच हमेशा ऑप्टिमिज्म ही रही है। मतलब ये विश्वास की चीजें वक्त के साथ बेहतर होती हैं। लेकिन अगर सच इतना सीधा है, तो फिर लोग झूठी कहानियों पे इतनी आसानी से यकीन क्यों कर लेते हैं, चाहे वो कहानियां कितनी भी गलत क्यों ना हो। अगला लेसन तुम्हें ये दिखाएगा कि तुम्हारा दिमाग सच से ज्यादा एक अच्छी कहानी पे क्यों भरोसा करता है। लेसन 18, When you will believe anything। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पूरी दुनिया ने कहा कि अब कभी कोई ऐसी भयानक जंग नहीं होगी, इसलिए उस युद्ध को लोग वो युद्ध जिसने सारी जंगें खत्म कर दी बुलाने लगे। लेकिन उसके सिर्फ 20 साल बाद ही दुनिया ने दूसरा विश्व युद्ध देखा, जो पहले से भी ज्यादा भयानक था। अब तुम खुद सोचो, इतने बड़े बड़े लोग, इतने समझदार लोग, सबने मिलकर ये क्यों मान लिया कि अब कभी जंग नहीं होगी, जबकि असल में ऐसा कुछ था ही नहीं। हाउजल कहते हैं, इंसान तथ्य से ज्यादा एक अच्छी कहानी पे यकीन करता है। मतलब अगर कोई बात तुम्हें सुनने में अच्छी लगे, तुम्हारे सपनों से मिलती जुले, तो तुम उसे सच मान लेते हो, चाहे उसके पीछे कोई ठोस सबूत हो या न हो। इसलिए जब 2008 से पहले लोगों को लगा कि घर की कीमत कभी नीचे नहीं जा सकती, तो सबने बिना सोचे समझे उधार लेकर घर खरीदने शुरू कर दिए। और जब वही सोच गलत साबित हुई, तो पूरी दुनिया का बाजार धर गया। हर बड़े मार्केट क्रैश से पहले लोग यही कहते हैं, इस बार चीजें अलग हैं। लेकिन हाउजल कहते हैं, ये सबसे खतरनाक सोचों में से एक है, क्योंकि इंसान का स्वभाव कभी नहीं बदलता, चाहे जमाना कितना भी बदल जाए। यही वजह है कि तुम खुद भी कभी कभी किसी चीज पे इसलिए यकीन कर लेते हो क्योंकि वो बात तुम्हें अच्छा फील कराती है, ना कि इसलिए क्योंकि वो सच है। इसलिए हाउजल कहते हैं, जब भी कोई तुम्हें कोई कहानी सुनाए, खासकर पैसा के बारे में, तो पहले खुद से पूछना, क्या मैं इससे इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ये सच है, या इसलिए क्योंकि मुझे ये सुनना अच्छा लग रहा है। तो अगर इतनी सारी गलतियों की समझ अब तुम्हें आ चुकी है, तो फिर इन सारी चीजों को जोड़कर तुम्हें अपनी असली जिंदगी में करना क्या चाहिए। अगला लेसन तुम्हें पूरी इस किताब का निचोड़ देगा, जहां हर छोटी बड़ी बात एक साथ जुड़ जाएगी। लेसन 19, ऑल टुगेदर नाउ। अब तक हमने इस किताब के 19 लेसन्स देख लिए हैं, और अगर तुम्हें लगे कि इतनी सारी बातें याद रखना मुश्किल है, तो हाउसल खुद इस चैप्टर में सब कुछ समेटकर तुम्हें एक छोटी सी लिस्ट दे देते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी इंसान पैसा के मामले में पागल नहीं होता। हर कोई अपनी जिंदगी के अनुभव के हिसाब से सबसे सही फैसला ले रहा होता है। दूसरी बात, लक और रिस्क दोनों हमेशा साथ चलते हैं।
इसलिए किसी की सक्सेस देखकर उसे पूरा कॉपी मत करो और किसी की असफलता देखकर उसे पूरा बेवकूफ मत समझो। तीसरी बात, अपनी इनफ की सीमा खुद तय करो, वरना दूसरों से कंपेयर करते करते तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। चौथी बात, वक्त को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ, क्योंकि कंपाउंडिंग का असली जादू तब ही चलता है जब तुम बिना रुके सालों तक लगे रहते हो। पांचवी बात, पैसा कमाना और पैसा संभालना दोनों अलग काम है, इसलिए हर वक्त थोड़ी पैरानोया रखो ताकि तुम खेल से बाहर ना हो जाओ। छठी बात, ज्यादातर तुम्हारे फैसले गलत भी निकल सकते हैं, लेकिन अगर एक दो फैसले बहुत बड़े सही निकल जाएं, तो वहीं तुम्हारी पूरी कहानी बदल देंगे। सातवीं बात, असली दौलत वो है जो तुम्हें अपना टाइम खुद चुनने की आजादी दे, ना कि सिर्फ एक बड़ा घर या गाड़ी। आठवीं बात, लोग तुम्हारी चीजों को देखकर तुम्हारी तारीफ नहीं करते, वो बस खुद को उस चीज के साथ इमेजिन करते हैं, इसलिए दिखावे के पीछे मत भागो। नौवीं बात, जो दौलत तुम्हें दिखती है वो असली दौलत नहीं है, असली दौलत वो है जो चुपचाप बचत में बैठी है। 10वीं बात, बिना किसी खास वजह के भी बचत करो, क्योंकि जिंदगी कभी भी तुम्हें सरप्राइज दे सकती है। 11वीं बात, हर फैसला नंबर्स के हिसाब से रैशनल होना जरूरी नहीं है, वो फैसला रीजनेबल होना चाहिए जो तुम्हें रात को चैन दे। 12वीं बात, इतिहास तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मंजिल कभी नहीं बता सकता, इसलिए हमेशा सरप्राइजेस के लिए तैयार रहो। 13वीं बात, अपने प्लान में इतनी गुंजाइश रखो कि अगर गलती भी हो जाए तो तुम पूरी तरह बर्बाद ना हो जाओ। 14वीं बात, तुम खुद वक्त के साथ बदलोगे, इसलिए आज का प्लान इतना सख्त मत बनाओ कि कल का तुम उसमें फंस जाए। 15वीं बात, मार्केट का ऊपर नीचे होना एक फीस है जो तुम्हें अच्छी चीज पाने के लिए चुकानी पड़ती है, इसे जुर्माना मत समझो। 16वीं बात, हर इंसान अपना अलग खेल खेल रहा है, इसलिए दूसरों की चाल देखकर अपना खेल मत बदलो। 17वीं बात, बुरी खबर हमेशा ज्यादा ध्यान खींचती है, लेकिन लंबे समय में दुनिया ज्यादातर आगे ही बढ़ती है। 18वीं बात, तुम्हारा दिमाग सच से ज्यादा एक अच्छी कहानी पे भरोसा करता है, इसलिए हर बात को सच मानने से पहले खुद से सवाल पूछो। अब तुम खुद सोचो, इन 18 बातों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो इनका मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा मतलब यह है कि असली दौलत वो है जो तुम आज खर्च नहीं करते, ताकि कल तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस हो। और अगला लेसन तुम्हें खुद हाउजल की अपनी जिंदगी के सबसे ईमानदार राज बताएगा कि वो खुद अपना पैसा कैसे संभलते हैं। लेसन 20, कन्फेशंस। अब इस पूरी किताब के आखिरी लेसन में खुद मॉर्गन हाउजल अपनी सबसे ईमानदार बात बताते हैं कि वो खुद अपना पैसा किस तरह संभलते हैं। वो कोई बड़ा एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं है, वो हर दिन स्टॉक मार्केट चेक नहीं करते, वो किसी खास कंपनी का शेयर चूज करके अमीर बनने की कोशिश भी नहीं करते। उनका पूरा तरीका बहुत ही सीधा है, वो अपनी बचत का बड़ा हिस्सा सस्ते सिंपल इंडेक्स फंड में डाल देते हैं और बस उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, सालों तक बिना छेड़े। उन्होंने अपना घर भी बिना किसी कर्जे के खरीदा, जबकि वो खुद जानते थे कि नंबर्स के हिसाब से ये सबसे सही फैसला नहीं था। और अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा जो जरूरत से ज्यादा लगता है वो हमेशा कैश में रखते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि अगर जिंदगी कभी सरप्राइज दे तो उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अब तुम खुद सोचो, पूरी किताब लिखने वाला इंसान जो पैसा की हर बारीकी जानता है, वो खुद इतना सिंपल तरीका क्यों अपनाता है? वजह वही है जो उन्होंने पूरी किताब में बार बार दोहराई। उनका मकसद सबसे ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, उनका मकसद है रात को चैन की नींद लेना और अपने टाइम पे खुद का कंट्रोल रखना। हाउजल कहते हैं, तुम्हें भी कोई महंगा कोर्स या कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं चाहिए, तुम्हें बस इतना करना है
अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाओ, उसे लंबे समय के लिए छोड़ दो और अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो, क्योंकि असली जीत सबसे ज्यादा पैसा कमाने में नहीं है। असली जीत ये है कि तुम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी सको। आज से जब भी तुम अपना पैसा कमाओ, एक छोटा सा हिस्सा अलग रखना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि यही छोटी सी आदत सालों बाद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यही थी साइकोलॉजी ऑफ मनी की पूरी कहानी 20 लेसन्स में, जिन्होंने तुम्हें सिखाया कि पैसा सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी समझ का खेल है।